तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। मेरा नाम है कृष्णा परिहार और मैं आपको पता ही है कि 10th की पिछले 2-3 चैप्टर की वीडियोस कंप्लीट कर चुका था। बीच में हो गए एग्ज़ाम कैंसिल। दूसरी चीज़, कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप, तो इस चक्कर में सारे काम रुक गए। और लेकिन पढ़ाई तो जारी रखनी ही है, सारे काम कभी ना कभी तो शुरू होंगे ही। तो इसीलिए हम आगे अपना सिलसिला शुरू करने वाले हैं आज। तो फिर मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था उससे आगे की बात बताऊंगा। और ये आगे की बात मैं आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको महत्वपूर्ण फार्मूला, जिसे कहते हैं मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, 10th में ही नहीं 12th में भी। डेरिवेशन में आपको प्रॉपर बताऊंगा, ये 12th तक काम में आएगा। तो इसीलिए 1 मिनट भी आप अपनी आंखें ना हटाएं, स्किप ना करें, पूरे ध्यान से देखें। फार्मूला आपको पता ही है, यही है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है बच्चों? फोकल लेंथ है। और v क्या है? इमेज डिस्टेंस। दूसरी चीज u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये इतनी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ये सब मापी जाती हैं बच्चों किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से। तो अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा हुआ है कि पोल क्या होता है, तो आप ज़रूर देखें आए। इसकी लिंक मैं यहाँ इसमें ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इनके नोट्स भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़, उसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें ये बताई हैं कि ये सारे के सारे फॉर्मूले या डेरिवेशन जो भी हम पढ़ रहे होंगे, वो सब पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है। पैरेक्सियल रेस वाला कंसेप्ट वहाँ बताया मैंने। दूसरी चीज़ बच्चों मैंने वहाँ आपको बताई है कि जब पैरेक्सियल रेस होती है वो छोटे एंगल बनाती हैं, और छोटे एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और ये दोनों वैल्यूज थीटा के बराबर हो जाती हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ काम में लेनी है। रे डायग्राम बना बना करके दिखाए थे उसमें। मैं रे डायग्राम की मदद से आपको ये बताना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर के सामने कहाँ रख दो तो इमेज कहाँ बन जाती है। लेकिन रे डायग्राम एग्जैक्टली आपको प्रॉपर कितनी दूरी पर इमेज बन रही है ये नहीं बता सकता। ये फॉर्मूले में आपको बस वैल्यू पुट करनी होगी और आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखो तो इमेज कितनी दूरी पर बन जाएगी किसी भी स्फेरिकल मिरर से। इसीलिए ये फॉर्मूला काम का है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने कैसे बनेगा ये पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, ये मान लो आपका एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के लिए आपको पता ही है कि ये गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेयर का भाग है, तो कंप्लीट अगर स्पेयर होता तो इसका सेंटर मुझे यहाँ का ही मिल जाता। कंप्लीट करते और मिलाते तो ये सेंटर मिल जाता, और सेंटर से जो रे जाती ये क्या हो जाती? नॉर्मल। ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं। मान लो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे भेजी और वो यहाँ पहुंची, ठीक। और आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, जितने एंगल पे लाइट रे जाएगी टकरा करके उतने से ही वापस आएगी। तो टकरा करके ये आ गई आपकी वापस रे, तो ये भी एंगल इसने यहाँ बना लिया उतना ही थीटा, ठीक। अच्छा, तो जहां पर काटी है ये, इस जगह को मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर उसने एक इमेज बनाई और ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ आई। और यहाँ पर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था उस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, और ये सेंटर आपको पता ही है, इसका नाम दे दिया मैंने सी। तो सेंटर से ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी? रेडियस। सब कहाँ से माप रहे हैं? इस जगह से। इस जगह को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज कि ये डिस्टेंस पोल से जहाँ इमेज बनी है वो वी कहलाती है, इमेज डिस्टेंस, ये ठीक। और ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है उस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं यू। तो ये आपके लिए मैंने 3 चीजें यहाँ लिख दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस, जो कि हो गई आर के बराबर यानी कि रेडियस। तो ये लाइट रे यहाँ जाती है, यहाँ टकराती है, टकरा करके ये वापस आ जाती है। जितने एंगल पे गई उतने पर ही वापस आ गई। तो इतना सिमेट्रिक रे डायग्राम आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लाइट रे ये बना रही हैं छोटे एंगल्स, पैरेक्सियल रेज। तो ये छोटे एंगल जो बड़ी से मैंने जूम करके दिखाया, ये समझ लो आपको वास्तविक रूप से क्या हो रहा होगा कि लाइट रे यहाँ से गई होगी, इतनी छोटे से वहीं की वहीं इतना छोटा सा एंगल बनाया होगा, लुल्लु सा, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ जूम करके दिखाया है, ये आप समझ लो। तो जूम करके दिखाया मैंने, एक परपेंडिकुलर डाल लिया रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए, ये यहाँ पर। तो जब ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ डाला जाता ना तो वहीं गिर जाता, इसी जगह पे ये कोइंसाइड कर जाता। लेकिन क्या है कि हम यहीं पे ऐसे बना रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम उसको जूम करके बना रहे हैं थोड़ा सा। तो ये परपेंडिकुलर, मान लो ये पॉइंट जो पोल है उस पॉइंट को पी कहा, और यहाँ पे एक नॉर्मल एन था और यहाँ एम पे परपेंडिकुलर डाला गया। तो एक्चुअली ये एम एन जो है ना, एम और पी, सॉरी,
ये डिस्टेंस कर जाएगी कोइंसाइड, ये वहीं का वहीं गिरेगा एकदम बिल्कुल आके। ठीक, तो अगर वहां का वहीं गिरेगा तो आप ये समझ लो कि ये जो डिस्टेंस आपकी पोल से है ना आई की वी डिस्टेंस, तो वो एम से भी वी ही डिस्टेंस रहने वाली है। इसी प्रकार से पोल से जो आपकी सेंटर से डिस्टेंस आर है तो वो एम से भी आर ही रहने वाली है। वैसे ही ओ की डिस्टेंस पी से जो वी है यू है सॉरी, तो वही डिस्टेंस आपकी एम से भी रहने वाली है। इससे फायदा क्या हुआ वो समझे। आप इस ट्राइंगल को देखो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं? यस सर, बिल्कुल है सर। ठीक है भाई, तो अब इन राइट एंगल ट्राइंगल में मान ले रहा हूँ, मैंने कहा कि मान लो ये एंगल अल्फा बना, ये एंगल बीटा बना और ये एंगल बन गया आपका गामा। ठीक, ध्यान देना एक एक बात पे। तो पहली बात, आप अगर इस ट्राइंगल को देखें ओ एन सी, ट्राइंगल नंबर ओ एन सी, तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि अल्फा और बीटा जो अंदर वाले एंगल हैं उसके अपोजिट वाली साइड के बाहर वाला एंगल बीटा है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसे कहते हैं कि अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरा बार एक बार ट्राइंगल देखें ओ एन आई, इस वाले को ओ एन आई, ये ट्राइंगल देखो, ये इसमें आप देखेंगे कि ये एंगल अल्फा है इधर और ये थीटा और थीटा ये कंप्लीट टू थीटा है इधर। तो आप देखेंगे कि इसमें ये अंदर वाले दोनों एंगल अल्फा और ये टू थीटा किसके बराबर हो जाएंगे? ये बाहर वाले गामा के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लिखते हैं ट्राइंगल नंबर सेकंड कौन सा, ओ एन आई, इसमें आप देखेंगे कि अल्फा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट, गामा। तो इसमें आप अल्फा बीटा गामा के बीच एक रिलेशन बना के तैयार कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, पहली वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगी बीटा माइनस अल्फा, और इसको यहाँ रख दें। तो अगर मैं ये रख दूँ तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से निकालना है थीटा की वैल्यू, बीटा माइनस अल्फा, ठीक, इज इक्वल टू गामा। तो अब अगर आप इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू बीटा माइनस टू अल्फा बराबर गामा, एक अल्फा काट दो, अल्फा उधर भेज दो, यानी कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टू बीटा। और इसे मान लो आप यहाँ सेकंड इक्वेशन मान लो, तो इसे थर्ड इक्वेशन मान लो। ये बड़ी काम की इक्वेशन आपके सामने बन गई। ये है अल्फा बीटा और गामा के बीच एक रिलेशन। अब दूसरी चीज, इन ट्राइंगलों को देखो जरा, ओ एन एम, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ठीक, तो ट्राइंगल नंबर ओ एन एम में अगर आपसे मैं पूछता कि टेन अल्फा लिखो तो आप क्या लिखते? टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, एम एन, तो यहाँ से आप टेन अल्फा की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं ओ एन एम ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा परपेंडिकुलर यानी कि एम एन, और बेस कितना है यहाँ, बेस है बच्चों आपका यू। ठीक, तो ये हो गया आपका एक टेन अल्फा। और आपको मालूम है कि ये एंगल छोटे बनना है तो ये नियरली किसके बराबर लिखा जा सकता है, अल्फा के बराबर लिखा जा सकता है। दूसरी चीज बच्चों, ये वाला एंगल देखो, इस ट्राइंगल को चेक करो जरा, सी एन एम। तो इस ट्राइंगल नंबर सी एन एम में अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन बीटा क्या लिखा जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाएगा, और परपेंडिकुलर है एम एन और बेस है आपका आर, तो ये हो जाएगा आपका एम एन बाई आर। ठीक है, और इसको लगभग बीटा के बराबर लिख सकते हैं, पैरेक्सियल रेज छोटे एंगल बनाती हैं। दूसरी चीज आप देखें ट्राइंगल नंबर आई एन एम, इस ट्राइंगल में आप ये नोटिस करेंगे कि टेन गामा लिखा जा सकता है, और आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है, वो परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस और एम एन डिवाइडेड बाई ये बेस कितना है आपका, वी है इमेज डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर लिख दिया, गामा के बराबर लिख दिया। एक्चुअली मैंने आपसे कहा है पहले ही कि ये जो v डिस्टेंस या u डिस्टेंस या r लिखी है, एक्चुअली ये तो लिखी तो जा रही थी पोल से, लेकिन ये यहाँ कोइंसाइड कर गया है, इसीलिए आप ये कंफ्यूज ना हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको तीन वैल्यू मिल गई अल्फा बीटा गामा की, और ये वैल्यू आप पता चल गया है कि आप इसमें पुट कर सकते हैं अल्फा गामा और टू बीटा की जगह। तो ये तीनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएंगे, सोचो। ये आ जाएगा, अल्फा लिख जाएगा आपका क्या, एम एन बाई यू, बीटा क्या लिखा जाएगा, गामा लिखा जाएगा, गामा लिख जाएगा आपका एम एन बाई वी, और ऐसे ही बीटा को क्या लिखा जा सकता है, एम एन बाई आर, तो टू टाइम्स एम एन बाई आर। ठीक, तो एम एन आपको पता चल गया, कॉमन लेके काटा जा सकता है सब में से, तो ये रिजल्ट आ गया आपका वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू बाई आर। तो देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात,
मैंने फोकस की डेफिनेशन आपको शुरू में बताई हुई एक चीज की फोकस, कि जब अनंत से रे आए किसी भी स्फेरिकल मिरर पे और अनंत से ये आ रही पैरेलल रेस, तो हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल रे, अनंत से आने वाली रे एक ही बात है। तो जब वो आके टकरा के इमेज बनाती हैं जिस डिस्टेंस पे पोल से, वो डिस्टेंस कहलाती है फोकस। तो इस वाले केस में यू क्या है, अनंत, तो वी क्या हो गया, फोकस, क्योंकि अनंत से रे आई ऐसे सीधी सीधी और इकट्ठी होकर एक ही जगह इमेज बनाई और वो जगह कहलाई फोकस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इफ यू क्या कर दिया जाए अनंत, तो फिर इमेज कहाँ पहुंच जाएगी आपकी बच्चों, फोकस पे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में, ये सॉरी इक्वेशन में, इसमें ये मैंने मान लिया कि इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, इस इक्वेशन में मैं u की जगह पे अनंत रख दूं और v की जगह पे f रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/, अनंत प्लस 1/f इज इक्वल टू 2/r। तो ये 1/∞ क्या हो गया, लगभग 0 हो गया ना। एक को अनंत भाग कर दो भाई, एक के 2 भाग करो तो आधा आधा मिलेगा, 4 करो तो और चौथाई मिलेगा, एक के 100 करो तो बहुत छोटा सा मिलेगा 0.101, और 1 करोड़ कर दो, अनंत कर दो तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब ये लगभग क्या हो गया 0, तो अब 1/f इज इक्वल टू वॉट, 2/r। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो मिल गया f बराबर r/2, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और अगर मैं इसको वापस पुट कर दूं, ये थोड़ा सा जगह बचा के लिखता हूँ, देखो, तो यहाँ से आपको मिल गया कि f बराबर r/2, ठीक, एक तो ये रिजल्ट मिल गया इसको यहाँ से सॉल्व करके। तो अगर ये वैल्यू अगर मैं यहाँ वापस पुट कर दूँ r की जगह पे 2f इसमें, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4 में रखने में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/2f, और ये कट गया तो ये क्या बचा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये होता है आपका बच्चों मिरर फॉर्मूला। और आप ये समझ गए होंगे ये फॉर्मूला कब वैलिड बन रहा है, ये तभी बन पा रहा है जब मैंने पेरेक्सियल रेस कंसीडर करी हुई है, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मैंने यहाँ लिखी वो ध्यान में रखने वाली थी, रे डायग्राम कैसे बनाना है वो ध्यान में रखना था। और इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये डेरिवेशन 10th में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता, आपको तो बस पूरा का पूरा सीख के चलना है। आपका मतलब होना चाहिए नॉलेज लेने से, क्योंकि मार्क्स या बोर्ड के में क्या आना है क्या नहीं आना है ये तो आपको पता चली गया, आपको पेपर ऐसे ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो काम में वही आएगा जो आपने सीखा हुआ है, नॉलेज ही आपके काम में आने वाली है। बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें, बोर्ड के एग्ज़ाम और कोई एग्ज़ाम्स, ये सब आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक। तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। तो आपने नोट कर लिया, हाँ। तो देखो इसमें से जरूरी चीज़ें क्या आ गई आपके लिए, एक तो ये फॉर्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन है, फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आती, बस फॉर्मूले में जो दिक्कत आती है असली वो साइन कन्वेंशन में आती है, कि इसमें यूज कैसे करने हैं, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है। ये भी इसलिए जरूरी बढ़ गया है क्योंकि आप सारी की सारी डिस्टेंस माप कहाँ से रहे हैं, पोल से माप रहे हैं। तो देखो 5 सेंटीमीटर पोल से इधर भी हो सकता है और 5 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ साइन कन्वेंशन बड़ा जरूरी होता है। एक तरफ नेगेटिव मानते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे मानते हैं ये समझने वाली बात है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर 10th या 12th लेवल पे कोई भी क्वेश्चन, इस ऑप्टिक्स का एक साधारण क्वेश्चन आप आराम से डील कर सकते हैं, ठीक। 10th में तो आपको 100% गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं। 12th में हो सकता है कि कॉम्बिनेशन एक आध मिरर और लगा दिए जाएँ तो थोड़ा सा आप चकमा खा जाएं, लेकिन वो भी नहीं आएगा आपको दिक्कत। देखो क्या करते हैं हम, रे डायग्राम्स बनाने के बाद किस प्रकार से हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, देखो ये जरूरी चीज़ है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन लगाने के लिए कुछ रूल समझ लो। ये मान लो आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को तो ऐसे मान लो कि एक्स एक्सिस है और इसे मान लो ऐसे वाई एक्सिस है, लेकिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे काम नहीं कर रही। अब काम कैसे करती है, आप जनरली अगर ऐसे मिरर बना रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट आप इधर ही रख रहे होंगे। इसका बहुत सारे कारण है, एक तो हम लिखते भी लेफ्ट टू राइट हैं, तो रे हम आगे कोई हमेशा ऐसे भेजते हैं। तो आपने देखा हुआ कि यहाँ पर अगर इसको वाई एक्सिस की तरह ट्रीट कर लो तो ये ऐसे ट्रीट होगा जैसे ओरिजिन, और जब ये ओरिजिन की तरह से ट्रीट होगा तो ये आगे की पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पीछे की नेगेटिव एक्सिस, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ऊपर की ओर रखा है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे एच आई आप ऐसे कहें, ठीक। तो आप इसे ऊपर की वाली डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और आपकी इमेज पलट के बन गई, नीचे की हाइट आ गई,
तो आप इस वाली डायरेक्शन को फिर क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव। और रे से जो आगे वाली डायरेक्शन होती है ना भी कहाँ से जा रही है, सब पोल से। पोल से देखो, पोल से रे यहाँ से इमर्ज हुई, इसमें से तो इमर्ज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ये मोमबत्ती रखी मेरे पास, तो मैंने यहाँ से रे इमर्ज करी, तो रे जो इमर्ज हो रही है उससे आगे वाली डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पोल। पोल के रिस्पेक्ट में रे से आगे वाली डायरेक्शन, पोल यहाँ है, अब रे यहाँ से आगे को इधर को जा रही है, तो आगे वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और पीछे वाली हो गई नेगेटिव, यानी कि इधर की तरफ आपका हो जाएगा नेगेटिव और आगे की तरफ आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ऐसा उल्टा होता, जैसे मान लो ऐसे मिरर ये बना होता और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, तो रे आपकी ऐसे जाती, तो फिर आगे इधर को जा रही है, तो इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाती, पॉजिटिव, और पीछे वाली क्या हो जाती, नेगेटिव। दूसरी चीज, नीचे वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है ही, ये तो वाई एक्सिस की तरह से ही काम करने वाली है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक, तो ये रे डायग्राम आपको यूज करना है और इससे फॉर्मूले कैसे सेट करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये मोमबत्ती यहाँ से मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, और दूसरी चीज आप समझो कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, तो इसमें लाइट रे इकट्ठी कहाँ करेंगी, इधर, तो फोकस किधर आने वाला है, इधर ही, तो फोकस इधर आने वाला है, तो फोकस कॉनकेव के कैसा ना कैसा हो गया, नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ जो होती है नेगेटिव हो जाती है इन केस ऑफ व्हाट, कॉनकेव। दूसरी चीज बच्चों, अगर पॉजिटिव हाइट है तो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ होगा, नेगेटिव हाइट है तो ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप देखें कि रे इधर से जा रही हैं और आगे को पहुंच गई और वहां पे इमेज बन के आ गई पॉजिटिव, और इमेज पॉजिटिव बन के आ गई, तो आप ये समझ लो कि वास्तविक रूप से क्या यहाँ से मिरर से पार जा सकती है रे, नहीं जा सकती। तो पार नहीं जा सकती, तो इमेज अगर पॉजिटिव आई है तो वहां वास्तविक रूप से कोई इमेज एक्चुअल नहीं रे काट रही होंगी, बस वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि पॉजिटिव आ जाए क्या, वी, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। दूसरी चीज, नेगेटिव आ जाए वी, तो मतलब रे टकरा करके भी इधर ही इमेज बनाई है, रियल में रे काटी है, तो नेगेटिव वी के लिए हो गई आपकी रियल इमेज। दूसरी चीज, अगर ऊपर की तरफ हाइट है तो मतलब सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप उसे इरेक्ट कहेंगे इमेज के केस में। दूसरी चीज, अगर पलट जाए ऑब्जेक्ट, भाई हाइट इमेज की ऐसी बन गई, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रे डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, एक रे यहाँ टकराई और एक रे यहाँ से टकरा करके ये ऐसे आई, यहाँ से टकरा के ऐसे आई, और ये एक इमेज अगर बनी हुई है तो ये इमेज पलट के बन गई ना। तो जब इमेज पलट के बन जाएगी तो आप ये प्रॉपर समझ जाएं कि पलट के बनी हुई इमेज कैसी हो गई है, इन्वर्टेड, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अगर कैसी आ जाती है, नेगेटिव, तो इमेज हो जाती है आपकी इन्वर्टेड। ठीक, इसको अभी डिटेल में बताता हूँ, पहले काम की बात समझो, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकस इधर ही है, और अगर मैंने कह दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका 50 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम पड़ गया कि रेडियस इधर ही आ रही है, नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि माइनस के 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट उल्टी साइड में रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गई। अब बस मुझे फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है, पुट कर दूँ तो बस हो गया, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 1/f, यानी कि माइनस के 1/25 इज इक्वल टू 1/v जो मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस 1/माइनस के कितने पे ऑब्जेक्ट रखा है, 20 पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रखी मैंने, और इसको सॉल्व करूँ अगर तो सॉल्व कर देता हूँ। ये ऐसे लिख दो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 4/100 इज इक्वल टू 1/v, और इसको लिख दो माइनस के 5/100। इसे इधर ले आओ, 5/100 में से 4/100 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1/100, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो इमेज डिस्टेंस जो आई है 100 सेंटीमीटर आई है, और कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कैसी इमेज बन गई, वर्चुअल, क्योंकि इमेज बन रही होगी इधर, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव पीछे है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता चल गया, और रियल इमेज वर्चुअल इमेज कैसे बनती है ये आपको पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा फॉर्मूला लगाना मैं आपको समझा पाया हूँ ढंग से। देखो आगे भी मैं इसको एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा अगली वीडियो में, आज की मैं इतना ही बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण रोल किसका है, ये मिरर फॉर्मूले का है। तो फिर आप ये पूरी वीडियो मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी,
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते ज़रूर रहें कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि हर वीडियो में मैं पिछली से सुधार करके ही रहूँगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ये मुझे बताते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और ये सिलसिला मैं लगातार चलाता रहूँगा, और 9th to 12th पूरा कंटेंट जो यूट्यूब पे डालने का मैंने अपने विचार बनाया हुआ था, वादा तो नहीं कर सकता, वो पूरा करके रहूँगा। धन्यवाद।